एली विजल का देखो एक जबरदस्त कोट है, द अपोजिट ऑफ लव इज नॉट हेट, इट इज इनडिफरेंस। अक्सर देखो हम ये सोचते हैं लव का जो अपोजिट होता है वो होता है नफरत, लेकिन ऐसा नहीं है। लव में जहां देखो इमोशंस अटैच होते हैं, हेट में भी इमोशंस अटैच होते हैं, लेकिन वो नेगेटिव इमोशंस होते हैं। कुछ ना कुछ एनर्जी तो इन्वेस्ट होती है ना, चाहे वो नफरत की एनर्जी हो, दोनों में एनर्जी इन्वेस्ट होती है, लव और हेट में। यहां पे हेट में नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एनर्जी अटैच होती है। लेकिन एली विजल बोलते हैं लव का असली जो अपोजिट है ना वो है इनडिफरेंस। इनडिफरेंस मतलब सामने वाला आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, अदृश्य है, आपको फर्क ही नहीं पड़ता उससे। ये सबसे बड़ा अपोजिट है लव का। नहीं समझ में आया कोट आपको कंटेक्स्ट देता हूं तब समझ में आएगा। ये जो एली विजल थे ना, ये होलोकास्ट में थे, मतलब ये नाजी कैंप में थे जब हिटलर यहूदियों पे अत्याचार कर रहे थे। तो उस समय इन्होंने बोला कि देखो नाजी कैंप में हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे थे, नाजी गलत थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, नाजी हमसे नफरत कर रहे थे, लेकिन उनसे भी ज्यादा गलत थे वो लोग, बाकी दुनिया जो सिर्फ देख रही थी। यानी इनडिफरेंस शो किया बाकी दुनिया ने, जैसे हम उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते, इग्नोर कर दिया उन्होंने, हमको मरने के लिए छोड़ दिया। और देखो ये जो इनडिफरेंस है ना, हमेशा अत्याचारी का साथ देता है। जब कोई इनडिफरेंस शो करता है ना, उसके अंदर कोई इमोशन नहीं होता, वो परवाह नहीं करता। इनडिफरेंस देखो मानवता का ना सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर एक इंसान दूसरे इंसान के लिए फील नहीं कर सकता, उसके अंदर इमोशन नहीं है ना, तो मानवता के ऊपर ही फिर क्वेश्चंस उठते हैं। तो ये कोट था आज का। डेट आज की 25 अप्रैल 2025 है। आज दो इश्यूज मेनली हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कौन सा, हम डिस्कस करेंगे जुडिशियल डिस्पोटिज्म से संबंधित, जुडिशरी से रिलेटेड अच्छा आर्टिकल है। दूसरा बचपन से संबंधित आर्टिकल है, वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो जुडिशियल डिस्पोटिज्म से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो बेसिक्स के साथ ये आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं। एक कंसेप्ट आपने सुना होगा जुडिशियल रिव्यू का। जुडिशियल रिव्यू मतलब आपको पता है, जैसे पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली जो कानून वगैरह बनाती है उसको जुडिशरी रिव्यू कर सकती है। वैसे देखो जुडिशियल रिव्यू जो है वो कहीं पे संविधान में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आर्टिकल 13 ये कहता है कोई भी कानून अगर संविधान के खिलाफ हो ना तो वो वॉइड हो जाएगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट उसे स्ट्राइक डाउन कर सकता है अगर संविधान के खिलाफ है तो। अब इस चीज को देखो हाई कोर्ट चेक करता है आर्टिकल 226 के तहत कि कोई कानून जो है वो संविधान के खिलाफ है या नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट इस चीज को चेक करता है आर्टिकल 32 के अगेंस्ट। और ये जो पावर है ना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास में, ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है। आप में से कुछ लोग पूछोगे सर ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने देखो 1973 केशवानंद भारती केस में ये क्लैरिफाई किया था कि संविधान को देखो इस प्रकार से चेंज नहीं किया जा सकता कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वही बदल जाए। तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इस चीज को छीना नहीं जा सकता। यहां पे मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म ये दोनों चीजें अलग हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म का क्या मतलब होता है? एक्टिविज्म देखो तब होता है जब कोर्ट ना एक्टिव होके एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के काम में घुसने लगता है ना, तो वो होता है जुडिशियल एक्टिविज्म। और ये आप पूछोगे कोर्ट करता क्यों है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को काम कोर्ट करता क्यों है? कई बार देखो जस्टिस इंश्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के काम में घुस जाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको और बैकग्राउंड बताऊं। देखो जब इमरजेंसी लगी थी ना 75 से 77 के बीच में, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट पे आरोप ये लगा था, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे प्रो गवर्नमेंट डिसीजंस दिए और इंदिरा गांधी की सरकार के सामने सुप्रीम कोर्ट ने घुटने टेक दिए। तो जब इमरजेंसी हटी ना, जनता की नजरों में अपनी लेजिटिमेसी वापस हासिल करने के लिए कोर्ट ने ना लोकल स्टैंडी के कंसेप्ट को लिबरल बना दिया और नया कंसेप्ट आया PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं, पहले देखो अगर आपके अधिकारों का वायलेशन हुआ है ना तभी आप कोर्ट में जा सकते हैं,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लोकस स्टैंडी को लिबरल बनाया, पीआईएल का कंसेप्ट आया, तो इसका रिजल्ट ये निकला, अगर आपके अधिकारों का सीधा सीधा वायलेशन नहीं भी हुआ है ना, तो भी आप कोर्ट में जा सकते हो और बोल सकते हो कि भैया उस नागरिक के अधिकारों का वायलेशन हो रहा है और पब्लिक इंटरेस्ट में मैं कोर्ट में आया हूं। समझ रहे हो? और इसी पीआईएल के कंसेप्ट के थ्रू ना कोर्ट्स ने प्रिजनर्स के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया, कस्टोडियल डेथ में कोर्ट ने कंपनसेशन दिलवाया, मजदूरों के अधिकारों को प्रोटेक्ट किया। और यहीं से एक मिथ बना, कोर्ट तो न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। यही वर्ड हाल ही में धनखड़ जी जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने भी यूज किया। देखो, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करता है कंप्लीट जस्टिस इंश्योर करने के लिए। संविधान का आर्टिकल 142 क्या बोलता है? यह बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है कंप्लीट जस्टिस इंश्योर करने के लिए। इसका मतलब यह है, आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट कानून भी बना सकता है और गवर्नेंस भी कर सकता है। मकसद होना चाहिए कंप्लीट जस्टिस को इंश्योर करना। लेकिन आप देखिए कब कब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया है, अंधाधुंध नहीं किया है। राइटर बोलते हैं जब जब जरूरत पड़ी है तभी किया है। जैसे बाबरी मस्जिद जजमेंट में पीस को, शांति को प्रिजर्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया। इसके अलावा मॉब लिंचिंग की गाइडलाइंस देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया। और इसके अलावा कई बार जब मैरिज में बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो गया ना, उस ब्रेकडाउन को ठीक नहीं किया जा सकता, तो ऐसे केसेस में डाइवोर्स देने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया है। तो वाइस प्रेसिडेंट का यह कहना कि आर्टिकल 142 एक न्यूक्लियर मिसाइल है, यह स्टेटमेंट देखो अपने आप में संविधान का क्रिटिसिज्म है, ऐसा राइटर बोलते हैं। और राइटर देखो ये भी बोलते हैं, मोस्टली देखो सुप्रीम कोर्ट ने ना एक बैलेंस इस्टेब्लिश किया है। और बहुत कभी कभार ऐसा होता है, रेयरली ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने लाइन क्रॉस कर दी। और ये जो पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी का टकराव है ना, ये नया नहीं है। इवन नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कहा था, जुडिशरी को पार्लियामेंट के सोवरिन विल के बीच में नहीं आना चाहिए। चलनी किसकी चाहिए? पार्लियामेंट की चलनी चाहिए, और जुडिशरी को बीच में नहीं आना चाहिए, ऐसा नेहरू ने बोला था। नेहरू जी ने तो देखो ये भी बोल दिया था 10 सितंबर 1949 को कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो थर्ड चैम्बर नहीं बन सकती। ऑलरेडी 2 चैम्बर हैं, राज्यसभा और लोकसभा, और सुप्रीम कोर्ट थर्ड चैम्बर नहीं बन सकती। नेहरू जी ने ये भी बोला था उस समय, अगर देखो जुडिशरी रुकावट पैदा करेगी तो फिर देखो सरकार को अपनी पसंद के जजेस अपॉइंट करने चाहिए। और बाद में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार आई तो उन्होंने बल्कि इस पॉलिसी को फॉलो भी किया। उस समय जो रूल चला करता था ना कि सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो सीजीआई बनेंगे, इंदिरा गांधी ने इस पॉलिसी को दरकिनार करते हुए उस समय 2 सीनियर जजेस को बाईपास करके अपनी पसंद के जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया था। और आज भी कोलिजियम क्या करता है? आज कोलिजियम में सीजीआई प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं ना, तो कोलिजियम कई बार सीनियोरिटी को इग्नोर करके डाइवर्सिटी और मेरिट के नाम पे जजेस सिलेक्ट करता है आज भी। समझ गए? तो यहां पे देखो एक डिबेट है, एक तरफ है जुडिशियल रिव्यू और दूसरी तरफ है डेमोक्रेसी। जुडिशियल रिव्यू के बारे में ना क्रिटिक्स ये बोलते हैं, चूंकि देखो जजेस इलेक्ट नहीं होते, सिलेक्ट होते हैं, और डेमोक्रेसी में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी चलनी चाहिए क्योंकि वो इलेक्ट होते हैं, जनता उन्हें चुनती है। तो राइटर ये बोलते हैं, देखो डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ मेजॉरिटी नहीं होता, डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ मेजॉरिटी नहीं होता, संविधान भी सुप्रीम होता है। हम देखो यूके जैसे नहीं है जहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम है। इंडिया में सुप्रीम क्या है? इंडिया में सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन। तो इलेक्टेड लीडर्स भी ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं, इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि जुडिशरी की बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए क्योंकि वो इलेक्ट नहीं होते। उनका एक रोल है डेमोक्रेसी के अंदर। और बात करें ना, बल्कि सुप्रीम कोर्ट पे ये आरोप लगते हैं कि वो प्रो गवर्नमेंट है, ना कि गवर्नमेंट के खिलाफ है। आप देखिए इतने सारे जजमेंट्स, जैसे डिमोनेटाइजेशन से संबंधित जजमेंट,
गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। सेम सेक्स मैरिज सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। राफेल डील में सरकार को क्लीन चिट दे दी सुप्रीम कोर्ट ने। महाराष्ट्र में बीजेपी प्लस शिंदे ग्रुप की गवर्नमेंट को वैलिड बोला। एनआरसी असम में बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इंसिस्ट किया। पेगासस स्पाईवेयर का मामला था, अपोजिशन लीडर्स की जासूसी करवाई जा रही है, इवन कुछ सरकार के लोगों की। कुछ नहीं हुआ प्रैक्टिकली, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने वॉइड डिक्लेयर कर दिया। जस्टिस लोया की डेथ सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई प्रोब को रिजेक्ट कर दिया। यूएपीए बेल स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाई बेल से संबंधित। ईवीएम और सीएए यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से संबंधित पिटीशंस ईयर से पेंडिंग है, कुछ नहीं हो रहा है, सालों साल से पेंडिंग है। तो ये कुछ ऐसे जजमेंट्स हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा से प्रो गवर्नमेंट रही है। सिर्फ कुछ ऐसे जजमेंट्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के अगेंस्ट जजमेंट दिया हो, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित मामला था। एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। अरुणाचल प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल के लगाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया था। तो ये सब मामले हैं। और हाल ही में जो मामला सामने आया ना तमिलनाडु में गवर्नर के रोल से संबंधित, तो सुप्रीम कोर्ट ने देखो ये बोला कि आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर को जो असेंट देना होता है ना किसी बिल को, वो एज सुन एज पॉसिबल देना चाहिए, एज सुन एज पॉसिबल। सुप्रीम कोर्ट ने एक सजेशन दिया, अगर बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगे ना तो फिर प्रेसिडेंट कोर्ट का एडवाइजरी ओपिनियन ले सकता है। और हालांकि देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये सजेशन दिया था, ये कोई बाइंडिंग नहीं था, बस एक सजेशन दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि गवर्नर देखो सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर नहीं बन सकते। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म को मजबूत किया है, न कि सरकार के काम में रुकावट डाली है। और बात रही आर्टिकल 142 की, देखो आर्टिकल 142 के बारे में तो इवन सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन केस में यह बोला है कि आर्टिकल 142 क्यूरेटिव पावर है और इसके तहत कोर्ट कानून नहीं बना सकता। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बोला था आर्टिकल 142 से कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दिया जा सकता जो संविधान के अगेंस्ट हो। समझ गए? कई बार कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ना पॉलिटिकल क्वेश्चंस में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन देखो सुप्रीम कोर्ट को ना एक्सेप्शनल केसेस में जरूर इंटरफेयर करना चाहिए। जैसे तमिलनाडु में गवर्नर का जो रोल था वो काफी कंट्रोवर्शियल हो रहा था, गवर्नर जानबूझ के बिल अटका रहे थे, तो यहां पे जुडिशियल रिव्यू बनता था। अगर देखो डिले मलाफाइड है तो फिर देखो कोर्ट को इंटरफेयर करना ही पड़ता और किया भी। अगर बोनाफाइड डिले है कि हाँ सच्ची में उनकी इंटेंशन ऐसी है कि उनको बिल खराब लग रहा है, इस वजह से प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया गया, लेकिन हर बिल को तो प्रेसिडेंट के पास रेफर नहीं किया जा सकता ना। तो ये चीजें हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया जुडिशियल एक्टिविज्म से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, बच्चों की मेंटल हेल्थ एंड एंजाइटी से संबंधित है। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आप ना 90s का बचपन याद कीजिए। स्कूल जाना, वापस घर आना, बैग को फेंको और चपाक चपाक गली में भाग जाना। और जो ट्रेडिशनल गेम्स हुआ करते हैं, खो खो, कंचे समझते हो आप, वो कांच की छोटी छोटी गोलियों के साथ खेला करते थे, या फिर पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, क्रिकेट, ये सब था 90s का बचपन। आज देखो बचपन भी ना गूगल पे सर्च करना पड़ता है। आज बच्चा एक बटन दबाता है और पूरी दुनिया उसके स्क्रीन में घुस जाती है। और ये दुनिया देखो वैसे चमकीली लगती है, बट दुनिया पॉइजन यानी जहर से भरी हुई है। साइकोलॉजिस्ट और राइटर्स का देखो ये कहना है, आज के बच्चे एंजाइटी, स्ट्रेस और मेंटल फैटीग से जूझ रहे हैं। और ये बस देखो टीनेजर्स की बात नहीं है, बल्कि बहुत छोटे बच्चे, टीनेजर्स से पहले की जो उम्र होती है, वो भी इस दलदल में अब आज के समय में धीरे धीरे फंस रहे हैं। मेंटल हेल्थ क्राइसिस का जो ग्राफ है वो लगातार ऊपर जा रहा है। और देखो खेल, आज़ादी, दोस्ती, मस्ती, ये सब ना बेसिक एलिमेंट्स होते हैं किसी भी बच्चे के बचपन के। पर आज स्कूल में देखो आप क्या सीन देखने को मिलता है। ब्रेक टाइम में क्या होता है? टेस्ट की तैयारी। स्कूल के बाद क्या होता है? ट्यूशंस या फिर कोचिंग। और फ्री टाइम में क्या होता है? मोबाइल की स्क्रीन। बच्चों के पास खेलने का वक्त ही नहीं है और ना ही
दूसरे बच्चों से इंटरेक्शन करने का, जो इंटरेक्शन होती है वो भी इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, इन सब चीज़ों पे। बचपन देखो आज के समय में ना एक एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जाम की ना फैक्ट्री बन के रह गया है। हर टेस्ट एक दरवाजा बन गया है, अगर क्लियर नहीं किया तो फेलियर का टैग लग जाएगा। देखो यूपीएससी एस्पायरेंट्स को तो ये प्रेशर समझ में आता है, इतना सारा सिलेबस कवर करना है, कोचिंग, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, लेकिन 10 साल का बच्चा क्या यूपीएससी एस्पायरेंट जितना प्रेशर झेल सकता है? आप बताइए। नहीं ना। आजकल देखो बच्चे ना अपने दोस्तों के साथ में मिलते नहीं हैं, फॉलो करते हैं, समझ रहे हो? और पीयर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है सोशल मीडिया की वजह से कि मेरा दोस्त जो है वो अच्छे कपड़े पहन रहा है, वो घूमने जा रहा है, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। इस प्रकार का पीयर प्रेशर सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो शुरुआती एज में ही वो फिर एंजाइटी, फैटीग, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इन सब का सामना करना स्टार्ट कर देते हैं। जोनाथन हैडेट, ये देखो, ये एक फेमस सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, ये बोलते हैं स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया ने ना बच्चों के दिमाग को रीवायर कर दिया है। खेल खत्म हो गए हैं, अकेले घूमना खत्म हो गया है, बस हर वक्त स्क्रीन पे चिपक के रहना, नींद कम हो गई है, अटेंशन स्पैन काफ़ी कम हो गया है। तो ये सब चीज़ें ना मिलके मेंटल हेल्थ की ना एक सुनामी लेके आए हैं। पेरेंट्स देखो बच्चों को रोकते हैं मोबाइल मत चलाओ, लेकिन देखो बच्चे कोई ना कोई बहाना बना ही लेते हैं। 1 घंटे से फ़ोन ज़्यादा नहीं चलाऊंगा, या फिर मुझे होमवर्क करने के लिए फ़ोन चाहिए। और ऐसी छोटी छोटी बातों से ना घरों में कन्फ्लिक्ट भी बढ़ गए हैं। बेटा तू फ़ोन क्यों चला रहा है, मैंने इसके लिए चलाया है, उसने मेरा फ़ोन छीन लिया। तो कांस्टेंट कन्फ्लिक्ट इन सब चीज़ों की वजह से होने लगे हैं। तो ये जो जोनाथन है ना, ये 4 पॉइंट्स देते हैं। कहाँ पे इनके ये आएंगे अभी, इनके 4 पॉइंट्स हैं, मैं बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये देते हैं, हाई स्कूल से पहले ना स्मार्टफोन्स बिल्कुल बैन होने चाहिए। हाई स्कूल से पहले स्मार्टफोन्स बच्चे नहीं चलाएंगे। दूसरा, 16 साल की एज से पहले नो टू सोशल मीडिया, बच्चे आपस में ही दोस्ती बनाएं, सोशल मीडिया पे दोस्ती ना बनाएं। तीसरा, फ़ोन फ्री स्कूल्स में फ़ोन पूरी तरह से बैन होने चाहिए। चौथा, ज़्यादा से ज़्यादा अनसुपरवाइज्ड प्ले और बच्चों को आज़ादी दी जाए, मतलब बच्चे आपस में खेलें और बिना सुपरविजन के। ऐसा नहीं कि एक टेम्पलेट में बच्चों को खिलवाया जाए, फॉर्मेलिटी करवाई जाए, नहीं, बिना सुपरविजन के बच्चों को फ्री टाइम दिया जाए, आप आपस में कैसे भी खेलिए। तो ये 4 चीज़ों का रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स देते हैं जोनाथन। सबसे पहला क्या था? हाई स्कूल से पहले स्मार्टफोन्स बिल्कुल नहीं। दूसरा, 16 की एज से पहले सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं। तीसरा, स्कूल में फोन्स पूरी तरह से बैन। चौथा, ज़्यादा से ज़्यादा बिना सुपरविजन के बच्चों को बोलना कि आप खेलिए। लेकिन देखो कुछ लोग बोलते हैं अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है, जहाज जो है वो किनारे से निकल चुका है, अब बच्चे इस दलदल में फंस चुके हैं। राइटर बोलते हैं देखो कोशिश की जा सकती है। बेशक ये बात सच है कि आज के समय में बच्चे बिना फ़ोन के खाना भी नहीं खाते, लेकिन ये रिफॉर्म्स तो इम्प्लीमेंट करने होंगे किसी भी सूरत में, अगर भविष्य बचाना है तो। आर्टिकल की जो ऑथर है ना, ये IAS हैं, उमा महादेवन, ये कहती हैं पेरेंट्स को ना बच्चों से बात करनी चाहिए, उनके साथ वक्त बिताना चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनको बताओ कि डिवाइसेस का खतरा कितना है, लेकिन बच्चों पे ट्रस्ट भी करना जरूरी है। समझ गए? सिर्फ टेक्नोलॉजी को गाली देने से काम नहीं चलेगा, यहां पे ट्रस्ट फैक्टर इंक्रीज होना जरूरी है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। सैम लीथ, ये जो राइटर है ना, मतलब ये राइटर हैं, लिखती हैं, इस आर्टिकल की राइटर नहीं है, वैसे किताबें लिखती हैं। इनका कहना है बेस्ट चीज जानते हो दुनिया में क्या है? रीडिंग, किताबें पढ़ना। जब बच्चे किताबें पढ़ते हैं ना, तो किताबें पढ़ने से ना इमेजिनेशन बढ़ती है। ये बात तो देखो मैंने भी नोटिस किया है, जब मैं स्टोरीज पढ़ता हूं तो मेरे दिमाग में एक तस्वीर छपने लगती है, ऐसा हुआ होगा। किताबों से इमेजिनेशन बढ़ती है, एम्पैथी आती है, इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती है, ये सब फायदे होते हैं। लेकिन मोबाइल पे शॉर्ट्स देखने से कुछ नहीं बढ़ता है, बल्कि नुकसान ही होता है। इवन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी ये बोला था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था अगर आपको बच्चों को इंटेलिजेंट बनाना है ना, तो उनको फेरी टेल सुनाओ,
फेरी टेल्स मतलब स्टोरीज, लोक कथाएं। जितनी ज़्यादा आप लोक कथाएं सुनाओगे उतना ही ज़्यादा बच्चे इंटेलिजेंट बनेंगे। और ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाना है तो और ज़्यादा फेरी टेल्स सुनाओ। फेरी टेल्स यानी लोक कथाओं में क्या होता है, स्टोरीज में होता है इनोसेंस, लव, सेक्रीफाइस, ये सब देखने को मिलता है। और ये सब चीज़ें ही बच्चों के असली टीचर होते हैं। रियल जो इमोशनल ट्रेनिंग होती है ना, स्टोरीज में होती है। जैसे पुराने समय में, मुझे नहीं पता आप सबने ये पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ी हैं क्या नहीं पढ़ी हैं, मैंने तो शुरुआत में बचपन में बहुत पढ़ी थी। अकबर बीरबल, पंचतंत्र, तेलानी रामा, ये कहानियाँ मैंने तो अपने बचपन में बहुत पढ़ी थी, 4वीं-5वीं क्लास में। आजकल तो आती नहीं है, मतलब मैगजीन्स वगैरह जो पहले आती थी। तो पॉइंट आप समझ गए ना। हम किताबें रीड करते हैं तो ये हम सिर्फ लैंग्वेज नहीं सीखते, रीडिंग से जिंदगी का व्यू भी मिलता है। हम स्टाइल समझते हैं, अपने सपनों की एक दुनिया बनाते हैं, मतलब फिक्शनल वर्ल्ड बना लेते हैं पढ़ने से। इमोशंस फील करते हैं, इमेजिनेशन का इंजन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आजकल बच्चों में ना पढ़ने की आदत बहुत कम हो रही है। उसका एक रीज़न ये है, पहले ना एनबीटी पे, नेशनल बुक ट्रस्ट पे ना किताबें सस्ती मिला करती थी। राइटर बोलते हैं आजकल ना किताबें बहुत महंगी हो गई हैं, किताबें सस्ती नहीं मिलती है, बहुत दिक्कत है। अगर हम रियल इम्पैक्ट लाना चाहते हैं ना, तो बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए इंस्पायर किया जाए। और हर गांव में, शहर में, लोकल मोहल्लों में रीडिंग लाइब्रेरीज होनी चाहिए। आजकल तो वैसी वाली लाइब्रेरीज का कल्चर ज़्यादा आ गया है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और वहाँ पे बच्चे कंपटीशन की तैयारी करने के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं, इवन मैंने भी की थी। लेकिन ऐसी लाइब्रेरीज जिसमें बच्चे सिर्फ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, किताबें अवेलेबल हैं और आसानी से बच्चे किताबें पढ़ सकें, तो फिर देखो वास्तव में सुधार होगा। ग्राउंड लेवल पे जनरेशन जो है उसका भविष्य ठीक होना स्टार्ट होगा। एक एग्जाम्पल भी देते हैं राइटर लास्ट में। एक ना बुक है, महेश्वता देवी की लिखी हुई स्टोरी है, द वाई वाई गर्ल। ये देखो एक टाइमलेस मास्टरपीस है। इसको कन्नड़ में और दूसरी लैंग्वेजेस में जैसे तमिल में, मलयालम में ट्रांसलेट भी किया गया है। किन्होंने ट्रांसलेट किया है, नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये देखो किताब जो है ना, हर बच्चे को हिम्मत देती है सवाल पूछने की, हिम्मत देती है कि मैं भी सवाल पूछ सकता हूँ या पूछ सकती हूँ। अच्छी किताब है, मैंने पढ़ी नहीं है लेकिन थोड़ा सा सर्च किया तो काफ़ी तारीफ देखने को मिली थी। कंक्लूजन में राइटर यही बोलते हैं, वही सेम बातें, बच्चों से बात करनी चाहिए, उन पर ट्रस्ट करना चाहिए, सोशल मीडिया और फोन्स को हैंडल करो रिस्पॉन्सिबली, खेलने का टाइम दो, इंडिपेंडेंस का टेस्ट दो, रीडिंग हैबिट्स उनकी डेवलप करवाओ, पब्लिक लाइब्रेरीज में किताबें उपलब्ध करवाओ, अफोर्डेबल बनाओ किताबें, ये सारी चीज़ें। आज देखो 2 इश्यूज हमने डिस्कस किए। पहला था जुडिशियल डिस्पोटिज्म से संबंधित। राइटर का ये कहना था, देखो जुडिशरी का डिस्पोटिज्म नहीं देखने को मिल रहा है ज़्यादातर जजमेंट्स में, तो बल्कि जुडिशरी ने सरकार के पक्ष में फैसले दिए हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी राइटर ने दिए कहाँ कहाँ पे जुडिशरी ने सरकार के पक्ष में फैसले दिए। राइटर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं, ये बोलते हैं कि एक क्रिटिसिज्म होता है कि जजेस जब इलेक्ट नहीं होते, सिलेक्ट होते हैं, तो उनकी क्यों चलनी चाहिए। तो राइटर बोलते हैं डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ मेजोरिटी नहीं होता, डेमोक्रेसी का मतलब संविधान भी होता है। और हमारे देश की डेमोक्रेसी में संविधान सुप्रीम है, हम यूके की तरह नहीं है। तो इस वजह से जुडिशरी का रोल है सरकार को कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि मतलब सरकार अगर अंधाधुंध पावर्स का इस्तेमाल करे, कुछ गलत हो तो उसको चेक करने के लिए जुडिशरी का रोल है। फिर ये मेंटल स्ट्रेस वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, किस प्रकार से बच्चों के हाथों में ना आजकल मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, स्क्रीन से चिपके रहते हैं, पीयर प्रेशर, मेंटल एंजाइटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम की फैक्ट्री बन गए हैं स्कूल्स, स्कूल के बाद ट्यूशन, कोचिंग, ये सब चीज़ें, बच्चों का जो बचपन है वो छिन गया है उनसे, और इस वजह से मेंटल हेल्थ का जो ग्राफ है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। तो जोनाथन के 4 पॉइंट्स थे यहाँ पे, कौन कौन से पॉइंट्स, जैसे वो हमने डिस्कस किए थे, 16 के बाद में सोशल मीडिया पे आने की अनुमति दो, स्कूल में फ़ोन पूरी तरह से बैन, ये जो 4 पॉइंट्स थे हमने डिस्कस किए थे। और इसके अलावा राइटर बोलते हैं किताबें पढ़नी चाहिए, किताबों से इमेजिनेशन बनती है, एम्पैथी आती है, इमोशंस आते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ती है। लेकिन किताबें महंगी हैं तो किताबों को सस्ता करवाओ। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।